भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 रोज़ा इजराइल का दौरा किया। ये दौरा इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं भारत के जिन्होंने ये दौरा किया, और इस दौरे के दौरान इंडिया और इजराइल में 7 अहम मुआहदे हुए। और ना सिर्फ ये बल्कि मोदी साहब ने अपने हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके दौरान दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि अपने रवाबित को मजबूत करना चाहिए, मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर तौर पे आगे लेकर चलना चाहिए। आमिर साहब, एक बात की मोदी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थी आई फॉर एन आई, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। इतने करीब आ गए हैं दोनों ममालिक, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी देखिए, बात ये कि भारतीय खारजा पॉलिसी और मोदी साहब की जो बैनुल-अक़वामी महाज पर कामयाबियाँ हैं ना, उसको आपको देखना चाहिए पाकिस्तान के तनाजुर में। और पाकिस्तान के तनाजुर में मैं बात करूँगा कि जो हमारी क़यादत और उसकी जो फेलियर्स हैं, उसकी जो नाकामियाँ हैं, उसके तनाजुर में आप देखें। अब बात ही कि आप इजराइल की अगर हम बात करें और भारत के ताल्लुकात, तो पुराने ताल्लुकात हैं दोनों रियासतों के। दूसरी बात यह है कि उसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि जनाब आपको इसको अमेरिका के जो मोदी साहब को दौरा हुआ तो उससे जोड़ कर देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर मतलब है उनको 22 अनआर्म्ड ड्रोन्स मिले थे, तो इजराइल में जाकर उनको 10 आर्म्ड ड्रोन्स मिल गए हैं। तो बात ये है इस वक्त के, बल्कि मैं ज़रा सा और पीछे जाऊँगा कि नेहरू साहब, पंडित नेहरू साहब के ज़माने से भारतीय खारजा पॉलिसी में तसलसल है, उसके अहदाफ जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर 1 उसका जो बहुत बड़ा गोल है वो ये है कि जी भारत को बतौर एक आलमी रियासत के और इस खित्ते की बड़ी रियासत के तौर पर मनवाना। इस पर तसलसल से काम हो रहा है नेहरू के ज़माने से, और इसमें किसी उनकी हुकूमत के तब्दीली के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरा, वो अपनी रियासत की वहदानियत और कश्मीर को अपना अटूट अंग रखने पर यकीन रखते हैं। फिर चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे CPI हो, चाहे CPM हो, चाहे BJP हो, उनका इस चीज़ पर इत्तफाक़ राय है। अच्छा, आप उसमें देखें मोदी साहब जो इस मिशन को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने इजराइल के दौरे की बात मत करें, अमेरिका के दौरे की बात ना करें, उससे पहले जो उन्होंने मुस्लिम ममालिक के दौरे किए सन 2015 में और 16 में, जिसमें UAE का दौरा था, और वो अरब इमारात का दौरा जो था वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें उन्होंने माहदे जो थे साइन किए थे। जब वो सऊदी अरब तशरीफ़ लेकर गए तो उनको हाईएस्ट वो जो था सिविलियन अवार्ड मिला। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ बहुत मुख्तसर अरसे में हासिल की हैं। उसके मुकाबले में जब हम अपनी तरफ देखते हैं, अपनी तरफ निगाह करते हैं, तो हालांकि नवाज शरीफ साहब उनसे 1 साल पहले बरसर इक़्तिदार आए, 2008 तक अगर कोई बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे या बैनुल-अक़वामी डेलीगेट्स आते थे तो उन्हें पाकिस्तान में हर जगह से एक मैसेज मिलता था, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो खुदा आपका भला करे मिलिट्री के वो लोग हो ना। लेकिन उसके बाद जब से हम देखते हैं कि 2008 के बाद से उसमें तब्दीली आई, हत्ता कि ये वक्त भी आया कि जी जो अमरीका में पाकिस्तान का सफ़ीर था वो कोई और बात किया करते थे, हुसैन हक्कानी। यहाँ पर जो सिविलियन हुक्मरान थे वो कोई और मैसेज दिया करते थे, और फ़ौज की तरफ से कोई और मैसेज मिला करता था। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मतलब है, मैं ये कहूँगा कि हमारी, और ये चीज़ जो है मज़ीद ख़राब हुई जब से नवाज शरीफ साहब आए। आमिर साहब, पॉइंट टेकन, आपने अपना पॉइंट बिल्कुल पूरा नहीं दिया, लेकिन आप अगर आप इंटरप्ट करके आप चाहती हैं कि मैं पूरा पॉइंट ना दूँ तो ठीक है। नहीं, आपके पास हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक शॉट है मोदी साहब का, मैं वो चलाना चाहती हूँ, फिर आपके पास वापस आते हैं। और पूरे इजराइल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजराइल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। जी, मोदी साहब की आपने बात सुनी। लगाई साहब जब गए हैं दौरे के ऊपर, इन्होंने जो कपड़े पहने थे उसका रंग भी जो है वो इजराइल के झंडे जैसा था, और बहुत वार्म वेलकम मिला उनको वहाँ पर। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ठीक है, इंडिया तो जैसे कि आमिर साहब ने बात की अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रांगली चल रहा है, हम कितना आगे जा रहे हैं डिप्लोमेसी में? आप देखिए ईरान के साथ, ईरान ने बड़ा खुल के इसकी मजम्मत की बात की, हम नहीं करते, तो हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने मामलात ईरान से, ताकि इसका थोड़ा सा ब्लो जो है वो इंडिया को हम दे सकें? दुनिया में जहाँ कहीं भी खारजा ताल्लुकात होते हैं वो मुल्क और मुल्क के दरमियान होते हैं, रियासत और रियासत के दरमियान होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि फ़र्द और रियासत के ताल्लुकात हों, इस तरह से कभी नहीं हुआ। आप बड़ा खुश हो जाएं कि जनाब मैं जो है वो सऊदी ख़ानदान से मेरे ताल्लुकात हैं। अगर मेरे ताल्लुकात हैं या हमारे वज़ीर ख़ारजा के ताल्लुकात हैं या वज़ीर आज़म के ताल्लुकात हैं, वो बेमैनी है अगर वो मुल्क के लिए नहीं है। इसी तरह से अगर मुल्क के लिए आपके ताल्लुकात
आप अपने मुल्क के ताल्लुकात को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इनफरादी किसी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुल्क को सर्व करते हैं जब आप मुल्क को साथ लेकर चल रहे होते हैं, मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात को, उनकी उमंगों और उनकी आरज़ुओं को। आपने देखा कि भारत और इसराइल के जब दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जब दोनों सरबराहान मिले हैं नेतन्याहू और मोदी, तो नेतन्याहू ने कहा कि ये जो है अपना आज हमारा जो ताल्लुक है, हमारी जो मुलाकात हो रही है, ये जन्नत में शादी के मुतरादिफ है। तो इस तरह के ताल्लुकात होते हैं जब दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के आयानास दिफाई तजियाकार और सियासी अमूर पर एक मुकम्मल दस्तरस रखने वाले हमारे साथी और दोस्त जनाब इकराम सहगल साहब। हम इकराम सहगल साहब से पूछते हैं, इकराम सहगल साहब, ये इसराइल भारत ताल्लुकात पहली दफ़ा किसी भारतीय वज़ीर आज़म का इसराइल जाना और वहाँ जाकर मुज़ाकरात करना और 7 मुआहिदों पर दस्तखत करना और बहुत से सेक्टर्स को जो है वो उनमें सरमायाकारी का होना, आप कैसा देख रहे हैं इन ताल्लुकात को? और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाना, अपने गल्फ से भी पीछे रह जाना, हम चाहते हैं इस पर आप ज़रा बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिगारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भारत की रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, वो कोई नई बात नहीं है। वो बहुत सालों से 50 साल से ये रिलेशनशिप उससे ज़्यादा से चली आ रही है। और ये रिलेशनशिप खाली इस तरह थी कि खाली ताल्लुकात खाली नहीं थे, लेकिन इनके पास काफ़ी वेपन सिस्टम्स वगैरह इनके साथ एक्सचेंज वगैरह होते थे। लेकिन पहली दफ़ा ये फॉर्मलाइज हुआ है, ये पब्लिक बनाया गया। नेचुरली भारत नहीं चाहता था कि पहले ये दिखाए, क्योंकि वो समझता था कि पूरी अरब की दुनिया इनके ख़िलाफ़ हो जाएगी ना। अब उनको इसकी परवाह नहीं है। परवाह क्यों नहीं है? परवाह इसलिए नहीं कि अरब वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड हो गया बहुत बुरी तरह से। और उनको ये पता है कि कुछ अरब वर्ल्ड में ये हैं जो कहते कुछ और हैं लेकिन इसराइल की तरफ लीन कर रहे हैं। तो उनने एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो नेक्सस बनाया है उस वर्ल्ड के जो बोलते हैं कि नॉन अरब वर्ल्ड और वो वर्ल्ड दुनिया की जो इनकी बोलते हैं हुक्मरानी नहीं मानती। तो ये आप अभी खुल के जब आदमी बात करे तो ये शिया सुन्नी की लड़ाई, ये जो अभी सऊदी अरेबिया में हो रही है, ये जो यमन में हो रही है, ये क्यों कशीदगी क्यों है ये? बट मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूर आपको एप्रीहेंशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बड़ी है, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से इंडिया को बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बात यह है, उनने नाराज़ किसको किया? नाराज़ उनने सबसे ज़्यादा ईरान को किया, इंडिया ने। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप होल ईरान की पॉलिसी है सबके साथ। मैं यहाँ एक कलामी करूँगा आपसे, इस ज़िम्नी एक सवाल करूँगा। इस तरफ आप बात कर रहे हैं, एक क्लियर सिनेरियो ये बन रहा है कि भारत और इसराइल के ताल्लुकात से खलीज में एक बड़े पैमाने पर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और एक बुहरान की कैफियत आएगी। अभी आपने इंडिया और भारत के ताल्लुकात के ज़िम्ने में बात की है। इन दोनों मुल्कों का बहुत करीबी पाकिस्तान के साथ तो ईरान की तिजारत $1 बिलियन से भी कम है और इंडिया के साथ जो है $15 बिलियन से भी बढ़ी हुई है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अलग अलग सिनारियो क्या बनता है पाक ईरान इंडिया और ईरान के रिलेशंस में, और ख़ुद खलीज में जो बुहरान आ रहा है, इस सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात से, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, आई थिंक अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने एक फ़ैसला किया है कि वो मुल्क जो अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा है, वो जो सुन्नी फैक्शन जिनको सुन्नी नेशंस बोलते हैं, उसके अंदर सऊदी आ गया, उसके अंदर यूएई आ गया, उसके अंदर इजिप्ट आ गया, ये 3-4 मुल्क जो हैं उनको सपोर्ट करने में ये डेफिनेटली उनने बोला कि इसराइल को सपोर्ट करो, क्योंकि डेफिनेटली इसराइल का डेफिनेट इनका सपोर्ट है यमन की लड़ाई में। नाउ बात ये आता है, मैं जिस बात पर करना चाहता था कि ठीक है ये बात है, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि 3 और मुल्क हैं नॉन अरब जिनकी आर्मीज अभी भी इंटैक्ट हैं, आर्म फोर्सेस इंटैक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग मुल्क है,
तीनों की इकोनॉमीज़ भी अगर देखा जाए तो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। और उसके साथ अगर आप ले लें सब जो सेंट्रल एशियन स्टेट, सेंट्रल पुरानी कॉमनवेल्थ की जो स्टेट्स थी, ये रूस की जो पुरानी स्टेट्स थी, उनको ले लें और रूस और चाइना का जो इसमें अभी सपोर्ट है, तो ये कंप्लीट डिवीज़न हो जाती है। ये अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि देखें इज़राइल कुछ भी कर ले, वो चाहेगा कि पाकिस्तान को इतना नाराज़ ना करे कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या नो हाउ किसी ऐसे मुल्क को दे दे, ईरान को दे दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। तो नेचुरली हमने जनाब देखे तो सही, देख के कदम उठाना होगा। इकराम सहगल साहब, ताजिकिस्तान में कल जो मुआहदे हुए हैं वो टोटल 50 करोड़ रुपए के हैं, 50 लाख डॉलर के भी नहीं है। हमारे तो ताल्लुकात इस हद तक हैं और हम जो है इतना सेंट्रल एशियन रियासत में जा रहे हैं, हमारा किरदार बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़ी पैमाने पर वहां जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत शार्ट साइटेड होकर जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं और, अगर आप इजाज़त दें इकराम साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कि ईरान ने नाराज़गी का इजहार किया और सेंट्रल एशिया है, लेकिन मैं फिर बार बार वो तवज्जो दिलाऊंगा कि पाकिस्तानी क़यादत क्या चाहती है। क्या पाकिस्तानी क़यादत के एजेंडे पर वो विजन है? हमें लग ये रहा है कि 2008 के बाद से और ख़ुसूसन 2013 के बाद से नवाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ों में तो चीज़ें मान ली हैं कि उन्होंने एक तो ज़हनी तौर पे मान लिया कि जी भारत बड़ी रियासत है, हम उसका गलबा कबूल करते हैं। अब ये और बात है कि जी बाकी इंस्टीट्यूशंस उनके साथ नहीं है, लेकिन हमारी सिविलियन क़यादत इस चीज़ पर आमादा है। अच्छा, अगर बेशक कश्मीर के कॉज को ईरान अगर बोले या तुर्की बोले, क्या फ़ायदा अगर आपका अपनी रियासत या आपके अपने जो हुक्मरान हैं उस केस को आगे ना बढ़ाएं। तो हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जी हमारे हुक्मरान खुद क्या कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे वो हमारा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात से इतना फिक्रमंद, बिल्कुल आपने सही कहा, भारत इजराइल के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, 92 से फॉर्मलाइज हुए, उससे पहले उनके उस तरह के ताल्लुकात हुआ करते थे जो सबके सामने नहीं थे। आपने ये देखा है कि देखें, एक मैं और बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर जॉन मैकेन आए तो उन्होंने एक लैंग्वेज अख्तियार की कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, हम उनको एडमिट करते हैं, पाकिस्तान ने बड़ा जो है अमन के लिए काम किया है, पाकिस्तान ने बड़ी सेक्रीफाइसेस की। जब वहाँ पहुँचे हैं काबुल में तो एक और जॉन मैकेन थे, वो तो थे ही नहीं जो पाकिस्तान में बातें कर रहे थे। मैं जो शुरू में प्रोग्राम के जो अर्ज कर रहा था, मैं फिर लेके जाऊँगा इकराम साहब की तरफ। देखें प्रॉब्लम क्या है कि पहले आपको 2008 तक आप एक मैसेज दिया करते थे, चाहे आपकी फौजी क़यादत हो चाहे आपकी सिविलियन क़यादत हो। अब आपको 2008 के बाद से अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। तो ज़ाहिर जॉन मैकेन वो मिला होगा सिविलियन से, उन्होंने पता नहीं अंदरूनी खाना क्या बात की, हमें नहीं पता और हमें अंदाज़ा है क्या की होगी। फौज ने कुछ और बात की, तो वो उस डिवाइडेड हाउस का फ़ायदा उठाएंगे वो। जी इकराम साहब आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूँ दोबारा अपनी बात मुकम्मल करता हूँ जी।